अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा हुकूमत 9 जून को अगले माली साल का बजट पेश करने जा रही है। ये बजट बहुत से हवालों से तारीखी है। तारीखी इसलिए है कि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। IMF के साथ गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात हुए हैं और IMF को पाकिस्तान की जानिब से जो बजट पेपर है, जो तजावीज़ हैं, वो दी गई हैं। कोई बड़ा एतराज़ तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक इंदिया ज़रूर आया है कि हो सकता है कि IMF जो 9वां और 10वां जायज़ा प्रोग्राम है वो इकट्ठा जो पाकिस्तान के हक़ में वो तस्लीम कर ले और मंजूर कर ले। लेकिन साथ ही साथ IMF की जानिब से जो आइंदा माली साल का बजट है उसको लेके कुछ डिमांड्स सामने आई हैं। IMF के मुताबिक तकरीबन जो टैक्स का हदफ है वो 100 खरब तक किया जाए। इसी तरह कुछ और डिमांड्स हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग को देख के लगता है कि हुकूमत इन डिमांड्स को कुछ उस तरह खातिर में नहीं ला रही है, क्योंकि जो तरक्याती बजट है उसमें भी इजाफा किया गया है और भी कुछ ऐसे निकात हैं जिन पे IMF को माजी में एतराज़ रहा है। बहरहाल ये बजट कैसा होगा, इसाक डार साहब जिनको ये एजाज़ भी हासिल होने जा रहा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए होंगे, अब वो इस बजट को लेकर पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे या IMF की बातों को मिनोअन माना जाएगा। और उसके बाद क्या श्योरिटी है कि IMF जो 9वां और 10वां जायज़ा प्रोग्राम है वो मंजूर कर लेगा और पाकिस्तान की मईशत को किसी हद तक कुछ संभाला मिलेगा। इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो सियासी दंगल है वो भी सजा हुआ है। जहांगीर तरीन खासे मुतहर्रिक हैं। लोग जो PTI छोड़ रहे हैं वो जहांगीर तरीन के कैंप में भी आ रहे हैं। साथ ही साथ आसिफ जरदारी उनके पंजाब में डेरे हैं और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आ रहे हैं। नून लीग ऐसे में चुपसाद रखी है उन्होंने और ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि हम लोटों को अपनी जमात में नहीं लेंगे। बहरहाल ये सियासी मंजर कैसा होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की जो डेवलपमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का हुक्म दिया था। अब वो रिहा हो गए हैं। जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनकी जो लीगल टीम है, अपनी फैमिली का, और कहा यह मुश्किल वक्त था जो गुज़र गया। इस पर भी हम कुछ डिटेल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, शाह साहब की ये जो रिहाई है और इसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज शाह साहब की रही, उसको देख के आपको क्या लगता है कि शाह साहब की जो अब अप्रोच है वो क्या होगी? और जिस तरह उन्होंने कहा कि जो तज्ज़िया है और कैद तन्हाई में इंसान को सोचने का मौका मिलता है, तो क्या ओवरऑल शाह साहब कन्विंस करेंगे सारी PTI को कि वो अपने ख़यालात से रुजू कर सकें? देखिए, ये तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब मिलते हैं अपनी लीडरशिप से, अपने कारकुनों से, और उसके बाद तबादला ख्याल के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उस वक्त ही पता चलेगा कि क्या उनके ख़यालात बदले हैं या वो किसी के ख़यालात बदलने के लिए बाहर आए हैं या वो भी अपनी जगह पे कायम हैं और उनकी पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें भी तसलसल है। ये क़ब्ल वक्त कुछ कहना उनसे मिले बग़ैर मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल बाकी लीडरों के मुकाबले में शाह साहब को ये दाद तो देनी बनती है कि वो साबित कदम रहे और सबसे ज़्यादा इस वक्त तक जो है उन्होंने ही कैद तन्हाई काटी है। जो ख़ुद कह रहे थे कि वो कैद तन्हाई थी, अब कितनी कैद तन्हाई थी नहीं थी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जेल हुकाम ही बता सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा नारे लगाया करते थे, बहुत इनकलाब की बातें किया करते थे, इनकलाबी बातें किया करते थे, उनके मुकाबले में तो साबित कदमी शाह साहब की जो है वो काबिल दाद है। अब देखना ये है कि 1 महीने की कैद तन्हाई में उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, अपनी पॉलिसी पर, अपनी लीडरशिप की पॉलिसी पर, अपने साथियों की पॉलिसी पर नज़र सानी के लिए आमादा हुए या वो समझते हैं कि अब भी दुरुस्त हैं। वैसे जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो मुझे याद है कि हमारी जब पहली मुलाकात हुई उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, शफ़क़त महमूद साहब भी मौजूद थे, शहबाज गिल साहब भी मौजूद थे और इनके लीडर से मैंने पहला सवाल ही ये किया था। जब मुझे कहा गया कि आप पहला सवाल करें तो मैंने कहा था कि अब इक़्तिदार से महरूम होने के बाद आपको ये मौका मिला है कि आप 3.5 साल का हिसाब करें कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई, ये अल्फाज मेरे थे, और किन गलतियों की बुनियाद पर आज आप ऐवान इक़्तिदार से बाहर हैं।
वो जवाब तो खैर बात की बात है, लेकिन ये उनको अब अगर मौका मिला है तो लाजमन उन्होंने सोचा होगा, और दूसरों को भी जो अभी पार्टी में मौजूद हैं ये सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल से आप दो चार होते हैं तो बेहतरीन वक्त होता है कि बंदा अपने गिरेबान में जाके और अपनी गलतियों का हिसाब किताब करे और फिर उनका इजाला करने की कोशिश करे। जो आज फ़ैसले हुए हैं, सबसे अहम फ़ैसला जो हुकूमत ने किया है वो फिर 8 बजे दुकानें और तिजारत कारोबार बंद करने का फ़ैसला है। ये पिछले साल भी इस हुकूमत ने किया था, लेकिन इस हुकूमत की साबित कदमी को आप दाद दीजिए कि वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट एक दिन भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो 8 से 8:30, फिर 9, फिर 10 बजे किया और 10 बजे की भी पाबंदी नहीं हुई। तो अब अल्लाह करे कि ये इस पर पाबंदी करा सकें, लेकिन अंजुमन ताजरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि मौजूदा मुआशी हालात में ये मरे को मारे शाह मदार वाली बात है कि पहले कारोबार ठप है और उसमें फिर आप जल्दी अगर कारोबार बंद करेंगे तो मज़ीद नुकसान होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन राजा साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो राजा साहब से रहनुमाई लेते हैं, अपोजिशन लीडर हैं। राजा साहब, ये जो फ़ैसला हुकूमत ने किया है कि कारोबार 8 बजे बंद होना चाहिए, इससे बिजली की बचत भी होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर होगी, और भी इसके फ़वाइद हसन इकबाल साहब ने बयान किए हैं। आप अपोजिशन लीडर के तौर पर समझते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला है और इस पर अमल दरामद भी हुकूमत करा पाएगी, या पिछले साल की तरह ये भी अंजुमन ताजरान और दूसरे इदारे मुस्तरद कर देंगे, हुकूमत चुप साध कर बैठ जाएगी? जी इरशाद साहब, शुक्रिया। सबसे पहले आपने थोड़ी सी गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। उनकी गुफ्तगू में जो इत्मीनान था कि वो घर चले जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि अडयाला जेल से जिन लोगों की कोई डील ना हो वो फिर दोबारा गिरफ्तार होते हैं। अच्छा। तो उनकी आज गिरफ्तारी ना हो और उनका ये कॉन्फिडेंस कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, तो वो इसमें कोई दाल में मुझे काला काला लग रहा है। अच्छा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बड़े साबित कदम रहे हैं, अगले 2, 3, 4 दिन में पता चलेगा कि असल क्या रंग निकलता है। नहीं राजा साहब, राजा साहब देखिए, राजा साहब अगर अदालत का हुक्म है और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर भी उनको गिरफ्तार होना चाहिए था, अगर डील नहीं की तो। आप देखें कि काफी लोग अडयाला से रहा हुए और गिरफ्तार हो गए। अच्छा। और जो नहीं होते वो अगले 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो आपके सामने है, रिकॉर्ड। हाँ, ये देख रिकॉर्ड तो यही है, मैं बात कर रहा हूँ उसकी तस्दीक होगी। जी ठीक है। नहीं, ये दाल में काला काला क्या है राजा साहब? सामने रखते हुए जी बस ये आप तो महरम राज है ना, आप तो महरम राज हैं। आप पीपल्स पार्टी में भी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ रहे, पीटीआई में भी साथ रहे, तो कुछ हमें बता ही दीजिए, राज की बात छुपा क्यों रहे हैं? अब राज की बात आपके सामने है कि अडयाला जेल जिनकी किसी किस्म की कोई बात नहीं होती, वापस उनकी गिरफ्तारी पड़ जाती है। बस यही मेरा ख्याल काफी है। अच्छा। अब आपका दूसरा सवाल जो है, हुकूमत ने पिछली दफा जब ये ऐलान किया उस पे अमल मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कराया, और वो बहुत बड़ी गलती थी जो उस पे अमल नहीं कराया गया। सही। अब ऐलान किया है तो अब भी मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि पूरी दुनिया में 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। दिन अभी पूरा वहां पे सूरज रात को 9-10 बजे गुरूब होता है, लेकिन बाजार 7, 7:30 बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान है जहां रात को शाम को 6 बजे 7 बजे दुकानें खुलती हैं। तो मैं समझता हूं ये बड़ा जुल्म है मुल्क के साथ और ज्यादती है, और हुकूमत ने इस पर अमल ना करके बड़ी गलती की है। अच्छा। और अब भी अगर अमल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं ये बहुत गलती होगी, ये मुल्क के साथ ज्यादती है। और जो हमारे माशी हालात हैं, जो हमें तवानाई का बुरान है, बिजली की शॉर्टफॉल है, वो तमाम वजह जो है वो हमारे जो बाजार रात को लेट खुले रहते हैं उसकी मेन वजह वो है। तो इस पर मैं तो हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि इस पर अमल कराएं और साबित कदमी के साथ डट के इसका मुकाबला करें। ये लोग चंद लोग जो इस कहते हैं कि हम हुकूमत के फैसले को नहीं मानते, उनको अपनी हुकूमत की रिट बताएं। जी सही है। अच्छा राजा साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कारोबारी बिरादरी का कि इस वक्त मुआशी कसाद बाजारी है पाकिस्तान में,
कारोबार वैसे ही ठप हैं। अगर आप ये 8 बजे बंद कराएंगे तो उसके बाद लोग दफ्तरों से 5, 6, 7 बजे फारिग होते हैं, वो आ जाते हैं, चलो थोड़ा बहुत कारोबार चल जाता है, हम उससे भी चले जाएंगे। तो वो कहते हैं ये फ़ैसला दुरुस्त है लेकिन वक्त गलत है, कुछ हालात ठीक हो जाएं तो फिर उसके बाद फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाए। तो ये आप इस चीज़ को, इस दलील को नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप जब भी करेंगे इन्होंने यही करना है, इनका रवैया है, ये आदी हो चुके हैं और ये अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं, अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं। बस इनकी एक जिद है कि हमने हुकूमत से इस चीज पे टकराना है और हुकूमत की ये बात नहीं माननी। अगर जिसने जो चीज खरीदनी है, जिसकी जो जरूरत है, वो दिन में टाइम निकाल लेगा, बड़े आराम से टाइम निकाल लेगा और वो खरीदने आ जाएगा। सिर्फ 10, 12, 15 दिन का इशू है, उसके बाद हर चीज, पूरी दुनिया में एक चीज प्रैक्टिस चल रही है, तो पाकिस्तान में उस प्रैक्टिस को करने में क्या मसला है, मुझे नहीं समझ आता। ये बड़ी मुनासिब बात है राजा साहब आपकी। राजा साहब, आपको जरा सियासी मंजरनामे पे आ जाते हैं। तरीन साहब मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, 40-50 लोग भी इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो पार्टी की सूरत में आएंगे या एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में ही रहेंगे, क्योंकि आप उनके बड़े करीबी साथी रहे हैं। तो किस शक्ल में अब जहांगीर तरीन सियासत सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे लिए बड़े एहतराम की जगह है। अब वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पीटीआई से जा रहे हैं और जो लोग उनके राब्ते में थे, उनके साथ बैठ के मेरे जो रिपोर्ट है या इत्तला है कि अभी तक उन्होंने चीज़ों को फाइनलाइज नहीं किया, वो सोच विचार कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, अपनी लीगल टीम से मशवरे कर रहे हैं, अपने सियासी दोस्तों से भी मशवरे कर रहे हैं, और इसके बाद अगले मेरा ख्याल चंद रोज और लेंगे वो, और उसके बाद कोई फाइनल फैसला मुझे लग रहा है कि उनका आएगा। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त ज़ाहिर है आप इक़्तिदार के भी करीब हैं, बाखबर और तजर्बाकार सियासतदान इस्लामाबाद में ज़्यादातर होते हैं। इस वक्त आशीर्वाद जो है वो किसको हासिल है? पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, या जहांगीर खान तरीन साहब को, मुक़्तदर हलकों की, फैसला साजों की? देखिए जी, जहां तक मेरी आज तक की इंफॉर्मेशन है, या अरशाद साहब आज तक की जो मैंने इस्लामाबाद में इर्द गिर्द देखा है, उन्होंने जो कहा था वो साबित कर रहे हैं, वो न्यूट्रल हैं। अच्छा। और वो किसी किस्म की दखल अंदाजी आज तक तो मुझे उनकी नजर नहीं आई है। बाकी ये जो इमरान खान ने किया है आपके सामने है कि ये बहुत ज्यादती की है मुल्क के साथ, ये दुश्मन भी नहीं वो काम कर सका जो इमरान खान ने किया है, तो उस बारे में उनका रवैया काफी सख्त है और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है, ये उनकी सोच है और उस पर वो बड़े सख्ती से अमल करेंगे। जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त इलेक्शन, अब तो लग रहा है कि इलेक्शन अब हो जाएंगे, अक्टूबर में ना हुए तो नवंबर में हो जाएंगे, तो अगर ये अलग अलग जाते हैं तो आपके ख्याल में एक हल्के की सियासत समझते हैं, करते हैं, जानते हैं, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और जहांगीर खान तरीन साहब अगर पार्टी बना लेते हैं, इनमें से कौन लीडर होगा जो अवाम को मुतमईन कर पाएगा और अवाम को कोई बयानिया दे सकेगा और अवाम जिसकी बात सुनेंगे भी और शिकायत भी नहीं होंगे और वोट भी देंगे? कौन बेहतर पोजीशन में है? देखिए जी अरशाद साहब, मेरा अगर मशवरा माने या मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि इनको आपस में इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना चाहिए, उससे इनको बहुत फायदा होगा और उससे एक वाज़ेह हुकूमत भी पाकिस्तान में बन सकेगी। अगर इन्होंने इस तरह आपस में इत्तेहाद ना किया, अलग-अलग सब ने इलेक्शन लड़ा, तो उससे फिर हुकूमत के बाद एक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर हुकूमत से पहले ये इत्तेहाद बना लें तो ये फायदे में रहेंगे और इनको एक स्वीप वाली सूरत हाल जो है वो मिल जाएगी। और उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि कौन जीत रहा है, उस तरफ वो आते हैं, वो कोई 15 से 20% लोग होते हैं, तो वो सारे लोग भी इनको मिल जाएंगे और इन्हें एक वाज़ेह स्वीप मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी जमात जो है वो ये दावा नहीं कर सकती कि हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत ले सकते हैं।
सब जमातें, कुछ इलाकाई हैं, कोई सूबे तक महदूद हैं, पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त वाजिया किसी जमात का भी असर या वोटर नहीं है। नहीं राय साहब, अगर ये इकट्ठे सारे हो जाएं तो ये इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? क्योंकि पीटीआई तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं, आपकी भी ये राय है कि पीटीआई पर तो पाबंदी लग जाएगी, लगनी चाहिए, आप लोगों का ख्याल है, और उसके बाद लीडरशिप उनकी नाअहल हो जाएगी, तो ये आपस में फिर मुकाबला भी नहीं करेंगे, तो फिर तो ये बिला मुकाबला ही सारे जीतेंगे। तो ये कौन सा इलेक्शन होगा और कौन सी जमहूरियत होगी? इन्हें वो किसी ना किसी सूरत में, जिस तरह पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी थी तो आपके सामने नई पीपल्स पार्टी बन गई थी, इसी तरह वो भी किसी ना किसी सूरत में इलेक्शन में आएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो चाहे इमरान खान ना भी हो तो फिर भी वो किसी ना किसी सूरत में इलेक्शन में आएंगे। इसलिए इनको अगर इन्होंने स्वीप करना है तो उसके लिए इनका इलेक्शन से पहले जो उताद है वो ज्यादा फायदेमंद होगा इनको, और खास तौर पे वो 15 से 20% अरशाद साहब जो वोटर है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि ये जीत रहे हैं। हमें अभी ये पोजीशन हो गई है कि 9 तारीख से पहले जो लोग हमारे खिलाफ वाजिया हलकों में, महलों में, गलियों में दफ्तर एक किस्म के खोल चुके थे पीटीआई के, अब वो खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हमें बुला रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, अप्रोचे कर रहे हैं कि आप हमें साथ मिलाएं और हम आपके साथ हैं, अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करें। अच्छा, तो जो ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। सही है राजा साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की हम बात करें, जहांगीर तरीन साहब भी लोग इकट्ठे कर रहे हैं और जरदारी साहब भी खासे लोगों को साथ मिला रहे हैं। आप क्योंकि पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, आपकी साबिका जमात भी है, तो पंजाब में नून लीग और पीटीआई के अलावा जो तीसरी बड़ी जमात बन के उभरेगी वो तरीन ग्रुप है या पीपल्स पार्टी, अगर मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन पे जाते हैं आप? देखें जी, पीपल्स पार्टी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और जरदारी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे लीडर भी रहे हैं, अब भी मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन गली मोहल्लों में असल देखना होता है कि वोट किसका है। जी, पंजाब की हद तक खास तौर पे जिस जगह हम बैठे हैं, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, रावलपिंडी, जेलम, ओकाड़ा, ये जो जिले हैं, जंग हो गया, ये जिले वो हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून का एक वाजिया वोट मौजूद है, सामने है, और वो बोल रहा है। पहले कोई स्लो था, अब बोल रहा है, और जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत जोर से बोलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड पे, गली मोहल्ले में बड़ी शख्सियात देहाती इलाकों में शायद सीटें इनके टिकटों पे निकाल लें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे, जिस तरह मैं फैसलाबाद शहर में बैठा हूं, तो फैसलाबाद शहर में मैं 5 दफा इलेक्ट हो चुका हूं और बड़े देर से सियासत में हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टिकट के बगैर इलेक्शन जीत सकता हूं। तो राजा साहब, शहर में, राजा साहब, शहरों की सियासत और सेंट्रल पंजाब की सियासत जो है, लेकिन नून लीग कहती है हमारे इलाकों में। जी राजा साहब, नून लीग कहती है कि हम पीटीआई छोड़ने वालों को या लोटों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। तो अब आप क्या समझते हैं, आपने अब किस तरफ जाना है? क्या आपके पास ऑप्शन नून लीग ही है या कोई और भी है? हम एक तो आपको वाज़ेह कर दो अब्बासी साहब कि हम लोटे नहीं हैं। हमने जब इमरान खान पूरे जोर पे था, पूरे इख्तिदार में था और हर चीज एक पेज पे थी, उस वक्त उससे इख्तिलाफ करके उसको छोड़ा था। और अल्लाह का फजल है कि बगैर 1 रुपए के भी कसम देने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, खाना काबा में जाने के लिए तैयार है कि 1 रुपए के रवादार भी नहीं है। अब आ गया, हमने इख्तिलाफ किया था बुजदार पे। बुजदार छोड़ के मेरी लड़ाई थी 2 आदमियों के साथ, एक बुजदार के साथ, एक शहजाद अकबर के साथ। आज मैंने तरीन साहब का साथ दिया था, 3 साल पहले मैंने इमरान खान को छोड़ा था। तो आप खुदा के लिए हमें उस लोटों की फहरिस्त में ना छोड़े गिने। हमने इमरान खान को पूरे जोर पे जब था, उसका वजीर आजम शिप थी, और उस वक्त उस दौर में तो कोई चपड़ासी नहीं पर मार सकता था। हमने इमरान खान का मुकाबला किया और डट के रहे और उसे वजीर आजम की कुर्सी से उतारा। तो अल्लाह का फजल है। नहीं राजा साहब, भी देगा। राजा साहब, अब्बास साहब का मतलब ये नहीं कि आप भी उनमें शामिल हैं।
ये मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि 17 जुलाई को हमने उन लोगों को जिन्होंने वफादारियाँ बदली थी या तहरीक इंसाफ छोड़ी थी उनको टिकट दे के गलती की थी, ये वो कहते हैं। तो अब क्या नून लीग वाले जो हैं वो कबूल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने वफादारी तब्दील की या तहरीक इंसाफ को छोड़ा? क्योंकि वो तो अब पछता रहे हैं कि हमने टिकट दे के गलती की थी, इसलिए इलेक्शन 15 सीटें 16 सीटें हम हार गए। एक तो नेल्सन ये आ गया है कि वो सीटें एक साजिश के तहत हराई गई थी। अच्छा। एक तो ये भी खबर आज से हफ्ता पहले से मार्केट में बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा। मुख्तलिफ लोग इसका दावा भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनकी जो कमिटमेंट्स हैं उन्होंने पहले भी पूरी की हैं, अब भी वो कहते हैं कि हम पूरी करेंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई इशू नहीं है। ये किसने हराया था उन लोगों को? तो बड़े नौमान खान लंगड़ियाल, उधर मियाँ वाली के जो थे बखर के, ये तो बड़े मजबूत लोग थे। नवानी हो, सईद अकबर नवानी साहब, उस बारे में पिछले दिनों अखबारों में आता रहा है, उसमें बड़ा वाज़ेह नाम आ रहा था बाजवा साहब का। अच्छा। अब मुझे नहीं पता उसकी असल स्टोरी क्या है, लेकिन उनका नाम आना शुरू हो गया ये। जी ठीक है राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बजट कैसा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो 8 बजे का फैसला है, पहले भी हमने बात की थी। नंबर 1 बात तो ये है कि ये 10-11 बजे तक समझ नहीं आती कि कितना ज़्यादा कारोबार या कितना समेट लेते हैं जो कारोबारी दोस्त हैं हमारे। दूसरा, कारोबार ईद के मौक़ों पर भी हमने देखा, दीगर मौक़ों पर भी देखा, जब भी जाएँ तो आपको बाज़ार में दुकानें खाली तो नज़र आती नहीं हैं, गाहक भी वहाँ पर होते हैं, सामान भी वहाँ पर पड़ा होता है। महंगाई एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ये 8 बजे का ऐलान करने के बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन, इरशाद साहब आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दुश्वार क्यों हो जाती है? हालांकि कोविड के दिनों में यही प्रैक्टिस हमने की और ये बड़ी कामयाब थी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर मईशत है, मायनाज मईशतदान है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब, अमल दरामद क्यों मसला है? एक तो हुकूमतों में हमारे विल नहीं है, इरादा, जो अज़्म मुसम्मम जिसको कहते हैं, ये हमेशा विल से महरूम रहे हैं। और इस हुकूमत का तो मसला ये है कि ज़्यादातर इनका इन्हिसारी कारोबारी तबके पर है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ख़ुद भी कारोबारी ज़्यादातर लोग जो हैं वो बने हुए हैं। देखें, दुनिया भर में, मैं तो इस पर इतनी दफ़ा लिखा भी है, बोला भी, कई साल से मैं एक मुहिम चला रहा हूँ कि भाई ये 6-7 बजे बंद करें कारोबार, जिस तरह दुनिया में होता है। ये कारोबारी लोग अपने बच्चों को, अपने घर को वक्त दें। इसका एक समाजी पहलू भी है ना, नफसियाती पहलू बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर हमारे तो इस्लाम में हम मुसलमान हैं, मुस्लिम मुआशरे में हम रहते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी तो सुबह जल्दी होती है शुरू, और रात जो है जल्दी ख़त्म, यानी जल्दी शुरू हो जाती है। और हम चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ के इशा की सो जाएँ, होना ये चाहिए, बच्चों को वक्त दें और उसके बाद सो जाएँ। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा, बिजली की बचत जो है, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा एक ज़ख़ीरा सोलर एनर्जी का दिया है, उससे आप एक सूरज है, मुफ्त में आपको रोशनी मिल रही है, उस रोशनी से हम फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। जो जागने का वक्त है हम उस वक्त सोए हुए हैं, जो सोने का वक्त है हम उस वक्त जाग रहे हैं। नफ्सियाती, ज़हनी, सेहत के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुदरत से लड़ाई हम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है आज के हालात में। ये भी एक हकीकत है कि जब दुनिया में कारोबारी हालात ख़राब होते हैं तो कारोबारी तबके को ज़्यादा टाइम दिया जाता है कारोबार के लिए। ये एक दूसरा पहलू है, हमें उस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि क्या हुकूमत की विल है, अगर है तो इस पर वो अमल दरामद कराएगी। लेकिन अगर ना हुई तो फिर वही बहाने साजी हुई कि 8 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 10, और फिर उनकी मर्ज़ी पे चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों पहलू मद्देनज़र रख के अगर पूरी डिस्कशन के बाद फैसला हो गया है तो अब उस फैसले पर काबू रहना जो है ना, कायम रहना चाहिए। पिछले साल जब ये फैसला हुआ, इत्तेफाक से हमारी CPNE की डेलीगेशन की मीटिंग थी वज़ीर आज़म से, 2-3 दिन हुए थे उस फैसले को। तो हमने यही उनसे सवाल किया कि जनाब फैसला तो आपने कर लिया, इस पर अमल दरामद कराएंगे? हम बिल्कुल कराएंगे जी। उस वक्त तो
बिजली का बहुत बड़ा बहरान आ चुका था जो अब भी मौजूद है। पॉलिसी थी इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट बिल लेकिन कम हुआ करेंगे। ये कि कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक है। पूरा साल गुजर गया, साल से भी नहीं, ज़्यादा लेकिन गुजर इरशाद गया साहब है। ये 10 बजे तक जो था ना, 10 बजे वाली सख्ती ये पिछले 2-4 महीनों से हुई है किसी हद तक, लेकिन मसला क्या है? अब करवाना तो ब्यूरोक्रेसी ने है। नहीं, जब 10 Executive बजे ने तक है। आप देखें, आज सूरज जो है वो 7:15 बजे गुरूब हो रहा है। जी 10 बजे तक आपने इजाज़त दे दी तो बाकी 1 घंटे में क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? आप 7:15 हो रहा है, 8 बजे बंद कराएं। जी बिल्कुल। वो आपने पूरा साल नहीं कराया ना, फैसला तो 8 बजे का हुआ था। हाँ 8 बजे का हुआ था, अब बाद में भी उसको अगर 10 ये तक कर सोच दिया गया। समझ कर हुआ है तो उस पर अमल सही है। दरामद हो सकता है। बात यही है, 8 दिन आप कायम रहें, 9वें दिन लोग बिल्कुल आदी हो ठीक है। जाएंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम जानते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये फैसले माजी में भी होते रहे, कभी अमल दरामद होता है कभी नहीं होता, लेकिन अगर हम जो नेचुरल बिजनेस और हैं उनके अकॉर्डिंग चलें तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है और जो मेजर हमारी इंपोर्ट है, जिस हमारा एनर्जी का इन्हिसार भी उस पर है, पेट्रोलियम है, गैस है, कितना हम कम कर सकते हैं इस इंपोर्ट बिल को? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को, यानी रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को जो संगीन तरीन ख़तरात, संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका कहीं भी इदराक नज़र नहीं आ रहा और हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझ जाते हैं। इस वक्त तो मुझे ये लगता है कि अज़दहा है जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बैरूनी अशराफिया भी शामिल है, पाकिस्तान की अशराफिया भी शामिल है, और कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। अभी आपने खुद पॉलिटिकल विल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब पाकिस्तान में आप बड़े कई महीनों से नारे लगा रहे हैं डिफ़ॉल्ट, लेकिन आपने वही में कैबिनेट में फिर एक्सटेंशन कर ली, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम खुद मुआवनत कर रहे हैं। जो मक़ासिद है न्यू ग्रेट गेम के, तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया उनके साथ मुआवनत कर रही है, सब अपना अपना खेल कर रहे हैं। शायद बैरूनी अशराफिया से इसलिए मुआवनत कर रहे हैं कि उनकी मदद से कर्जे मिलते हैं, और शायद इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार को तूल देने के लिए भी उनकी ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की अशराफिया है जो टैक्स चोरी करते हैं, कौमी दौलत लूटते हैं, उन्हीं की मदद से इंतखाबात जीते जाते हैं। जो है इलेक्टेबल्स का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंतखाबात में मंशूर आइन की रिक्वायरमेंट्स वो तो कभी बात ही नहीं होती। नफरत की बुनियाद पर, इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर हम जो है इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह कि जो आज ख़तरात और चैलेंजेस हैं, हम उनकी बात करें कि क्या होने वाला है, कल परसों क्या मुसीबत पाकिस्तान पे आने वाली है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के क्या तब्दीली की ख्वाह हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो गुर्बत में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी में, महंगाई में, भूख में, अफलास में, वो मुल्क में अय्याशियाँ देख रहे हैं, टैक्स की चोरी देख रहे हैं, ताकतवर तबकों को मराद दे रहे हैं, टैक्स एमनेस्टी की बातें हो रही हैं, एग्जेम्पशंस की बातें हो रही हैं, बरामद कुनिंदगान को बेतहाशा मराद दी जा रही हैं, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स बेतहाशा जारी है। तो सवाल ये कि आज के लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट नहीं हो रही। क्या हुकूमत ने ये फैसला भी पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ने नहीं किया कि अगर मुझे दवाइयाँ इम्पोर्ट करनी हैं तो मैं तो मार्केट से डॉलर खरीदूंगा 303 पर या 310 पर, लेकिन अगर मुझे अशिया तायुश खरीदना है तो स्टेट बैंक ने कहा जी उनको आप जो है वो इंटरबैंक रेट से करेंगे। कभी दुनिया में आपने सुना है कि एक आदमी क्रेडिट कार्ड से बाहर इंपोर्ट करता है और आप उसको कहें कि आप 286 में करें, दवाइयाँ इंपोर्ट करेंगे आप 333 में? तो ये तो अशराफिया की मईशत है। अवाम और मईशत और सलामती ये तो हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। और अगर आप देखें, बुरा ना माने तो अदारे भी इसमें शामिल हैं, और उसमें हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी शामिल है, और उसमें अदालतें भी शामिल हैं, आला अदलिया भी शामिल है, अफवाज भी शामिल है, इसलिए कि उन चीज़ों को हम दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का इस वक्त मसला है ही नहीं। किस सियासतदान ने क्या कहा, वो बेल कराने के लिए कितने कदम जा चुका है, गाड़ी कितनी दूर है। अगर इस पर रनिंग कॉमेंट्री करनी है तो ये खौफनाक अज़दा है, वो मुझे तो बड़ा खौफ सिद्दीक साहब, ये सवाल ये था कि ये 8 बजे की अगर वक्त की पाबंदी कराई जाती है तो मईशत को कितना फ़ायदा होगा, हम कितनी एनर्जी सेव करेंगे, कितने अरब डॉलर इससे हम सालाना बचा सकते हैं? देखिए, बात दरअसल ये थी कि तमाम चीज़ें अगर आप मुझसे करें तो 10 अरब डॉलर की हम गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कर रहे हैं तमाम। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल ये दे दूं कि हमारा मसला क्या है। आप 2022 में देखिए, हमने जो है 21 के मुकाबले में 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट ज्यादा की, ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा, तो जब आप पाबंदियों के बावजूद, पाबंदियां हालांकि 22 में इम्पोज कर दी थी, बहुत सारे आइटम जो थे नहीं मंगवाए जा रहे थे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन 80 अरब डॉलर की अगर हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, और आपकी बरामदात 32 अरब डॉलर है, तो और खुदकशी क्या होती है। अब मैं दोबारा बता दूं, 80 अरब डॉलर की 2022 में इम्पोर्ट हुई 80,
और आपकी बरामदात जो है वो 32 अरब डॉलर की थी, तो 38 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करने के बाद आप एक 1.5 अरब डॉलर के लिए हम अपनी नाक रगड़ रहे हैं। तो पहले आप अपने तरजीहात को तो तयन कर लें कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम वाकई चाहते हैं पाकिस्तान को खतरात से निकालना, पाकिस्तान के अवाम को मुसीबत से निकालना, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को जो है महफूज करना? सिद्दीकी साहब, अब मसला ये है, सिद्दीकी साहब मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि 1.5 अरब डॉलर के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं। उस 1.5 अरब डॉलर की छतरी के नीचे ही वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, दीगर लर्निंग एजेंसी भी हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी हैं। वो 1.5 अरब डॉलर तो इसलिए ज़रूरी है, अगर वो उसकी उस तरफ नहीं जाते तो आपकी नज़र में इस मसले का हल क्या है? आपके पास तजवीज़ क्या है? प्लान बी क्या होना चाहिए? उसके मुताबिल आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2024 में अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान IMF के पास 3 साल की मुद्दत के लिए बड़ी रकम के कर्जे के लिए जाएगा, अगर कोई कहता है उसका हल मौजूद है, वो अपने आप को धोखा देता है। हल एक है, लेकिन ये हल जो है ना, ये 2024 के लिए नहीं है। रिजल्ट्स आते में कम से कम 2 साल लगते हैं, लेकिन उन हल की तरफ कोई तैयार नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, ये मैं इसलिए आपको 17 अरब डॉलर का, आपने 24 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स की थी ज्यादा, अगर वो नहीं करते तो आज ये बुराने नहीं होता और IMF आपको इस हद तक जो है वो जलील ख्वार नहीं करता। तो हमने तो जानिस्ता किया है। अगर आप मैं चूंकि आपके पास टाइम नहीं होता, मैं तो उसको साबित कर सकता हूँ कि ये जो कुछ किया गया है दानिस्ता किया गया है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये कि 2 चीजें, आपने हल की बात की, हल बिल्कुल है, लेकिन आज वो फैसला इंतखाबात से पहले अगर करते हैं तो हल मौजूद है, और अगर वो फैसला नहीं करते तो क्या हल है? हल क्या है? देखिए, हल ये है कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात कुछ हैं, चंद में 4 या 5, उसको आपने कानूनी शक्ल देनी है कि कोई पार्टी आए, कोई जीते कोई नहीं जीते, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो उस पार्टी की हुकूमत ख़त्म, जितने लोग इलेक्ट हुए उनकी मेंबरशिप ख़त्म। इसीलिए मैंने ये कहा था कि कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, इलेक्शन फॉर्म में लिख दें कि मेरी पार्टी ने इन 4 या 5 चीज़ों के लिए एग्री किया है जिसके टिकट पर मैं लड़ा हूँ, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो मेरी मेंबरशिप ख़त्म, मेरी पार्टी की हुकूमत ख़त्म। वो क्या होगी? वो एक तो ये, दूसरा उसके अंदर ये भी हो हलफनामे में कि जी मैंने अगर माजी में कभी टैक्स एमनेस्टी कराई थी तो मैं उसको पूरा टैक्स दूंगा, मैं सूद के, मैंने अपना कर्जा माफ़ कराया था उस पर भी मैं पूरा वापस करूंगा मैं टैक्स के। इसलिए कि जब तक ये चोर हैं नहीं करने देंगे। मसला ये है 8,000 अरब रुपया सालाना हम टैक्स कम वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्तेदाद से। एक तो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क दुगने से ज्यादा है, दूसरा ये कि 8,000 अरब रुपया आप कम वसूल कर रहे हैं कब जबकि आप 18% GST दे रहे हैं। बिल्कुल वाज़ह है, इसमें कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आप मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाना चाहते। तीसरी चीज़ मैं आज आपको बता दूं, पहला मेरा नुक्ता है कि अगर आज भी पाकिस्तान में जब आपके पास पैसे नहीं है, दवाइयाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये कानून मौजूद है कि लूटी हुई दौलत से, स्मगलिंग के पैसे से, चोरी के पैसे से आप डॉलर खरीदें, उसको बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करें और उसको बाहर भेज दें। नहीं शाहिद साहब, इस्लाहात क्या होनी चाहिए, उस पर लिखना क्या चाहिए जो आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर पे? मैं बता रहा हूँ कि आप ये इस्लाह करेंगे कि जो आदमी मार्केट से डॉलर खरीदता है, अगर वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करता है तो तालीम के बच्चों के लिए या इलाज मुआवजे के अलावा किसी मकसद के लिए वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। एक साल में 15 अरब डॉलर गया था, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है 15 अरब डॉलर। तो क्या हम उसको रोकने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। अगर मैं आपको दूसरी फिगर दे दूं, पिछले 3 वर्षों में 178 अरब डॉलर, 178 बिलियन डॉलर इसी तरह से मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर गया। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं वो 126 अरब डॉलर टोटल पाकिस्तान पर, और आप 178 अरब डॉलर भेजते हैं जिसको आप रोक सकते थे, आज भी नहीं रोकना चाहते जब आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर ये कानून नहीं बना सकते कि पैसा बाहर नहीं जाएगा मार्केट से डॉलर खरीद के, तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मगर क्या हम तैयार हैं? क्या ये मुतालबा कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट तैयार है? क्या काबीना तैयार है? जवाब है कि नहीं। तो फिर आप ज़बानी जमात जितने चाहे कर लें, इंपोर्ट दुगनी से ज्यादा। तीसरी मैं बड़ी अहम बात बता दूं, देखिए मैं भारत की मिसाल नहीं देता मगर मजबूरी है। अगर $100 है GDP तो भारत $21 एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान करता है $9। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें कि अगर $100 की GDP है तो भारत रेमिटेंस मंगाता है 2.8 यानी $3, हम मंगाते हैं 9। ये 9 में से 60% जाली है, यानी बरामदात आप उनसे वो आपसे 2.5 गुना और रेमिटेंस में आप उनसे 3 गुना।
क्यों? क्योंकि वो 111.4 से आ रही हैं, जिसमें $1 लाख की चीटी के ऊपर जो कारकुन की है, तो कारकुन तो इतना बेचता नहीं है, 25 लाख रुपए का टैक्स का नुकसान होता है उसमें। तो अगर 4 वर्षों में ऑफिशियल फिगर है $105 अरब की रेमिटेंसेस आई हैं, अगर ये आई हुई और वापस ना जाती तो $105 अरब आपको कहीं नजर आ जाता। मैं तो आपको मोटी मोटी 4 बातें बता रहा हूँ, ये 4 चीजें हैं। अगर इस पर किसी में हिम्मत है और ये दबाव डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, कोई सीओ मोटो ले ले, इलेक्शन में देते या नहीं देते, इन 4 चीजों पे ले ले, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, पाकिस्तान की सलामती। वरना मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में हमें जो $25 अरब के कर्जे वापस करने हैं, IMF की छतरी आप ले लें, IMF की छतरी ले लें, वर्ल्ड बैंक की छतरी ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ले लें, ये आप $25 अरब नहीं वापस कर सकेंगे जब तक अमेरिका की सियासी शराइत नहीं मानेंगे। क्योंकि जानबूझ के न्यू ग्रेड गेम के तहत हमने वहां तक अपने आप को पहुंचा दिया है। क्योंकि मैं आपको अगर ये बता दूं कि इस साल माइनस ग्रोथ रेट हो रही है आपकी 2.5%, हुकूमत कुछ भी कहे -2.5 होगी, और 10 करोड़ लोग गरीब हैं, 75 लाख लोग आदमी बेरोजगार हैं, 24 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आइन की बात कर रहे हैं तो आइन में तो लिखा है कि 5 से 16 साल को जाएगा बच्चा, तो वो तो 24 मिलियन नहीं जाए, 24 लाख नहीं जा रहे। 2 करोड़ 40 लाख। ब्रेक ले लेते हैं, 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ 40 लाख जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो शायद सब बात कर रहे हैं कि $105 अरब अगर ये बाहर ना जाते, इनको कैसे रोका जाए। इंपोर्ट तो हमने करनी है, लेकिन इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? अब ये बैलेंस कैसे होना है? ब्रेक के बाद ज़रा इनसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शायद सब ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, इंपोर्ट से मुतालिक आपने बात की है। अब जो रिसेंट है कि IMF कहता है कि आपको तकरीबन टैक्स हदफ 100 खरब रुपए करना पड़ेगा। शरह सूद बुलंद है, कारोबार हो नहीं रहा, टैक्स कैसे फिर इतना निकलेगा? 1000 अरब। देखिए, ये सब जानबूझ के किया गया है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है, तखमीने नहीं है। आपको बता दूं, मई में ये सारी हुकूमत के मई में हमारा जो अफरात-ए-ज़र था वो 13.8% था, और मई में, और डिस्काउंट रेट था 12.5। स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब वो हम तो डिस्काउंट रेट जो है बढ़ाएंगे ताकि अफरात-ए-ज़र कंट्रोल हो, तो वो 12.5 को डिस्काउंट रेट को 21 पे ले गए अफरात-ए-ज़र कंट्रोल करने के लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो महंगाई थी जो 13.8 थी वो 38 पर आ गई। क्यों? क्योंकि सारा ड्रामा चल रहा है ना। जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं, जब आप जानबूझ के रुपए की कदर गिराते हैं, तो उससे ताकतवर तबके फ़ायदा उठाते हैं, सट्टेबाज फ़ायदा उठाते हैं, बैंक्स फ़ायदा उठाते हैं, इंपोर्टर्स फ़ायदा उठाते हैं, हुंडी हवाले का कारोबार करने वाले फ़ायदा उठाते हैं। सब चीज़ों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा था वो अगर जुमला एक पैरा कर दूँ, 2014 में हमारी एक्सपोर्ट थी ऑफिशियली $25 अरब जी। 2023 में 27 अरब डॉलर होने जा रही है, $2 अरब का इजाफा हुआ। इस दौरान में दुनिया के दूसरे मुल्कों की बरामदात दुगनी हो गई। मगर आपको ये देखना है कि जब $25 अरब की मेरी एक्सपोर्ट थी तो उस वक्त $1 98 रुपीस का था, आज $285 का डॉलर है, और 2014-2023 में सिर्फ $2 अरब बढ़े हैं। अभी पिछले हफ्ते वजारत खजाना ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में रुपए की कदर गिरने से बरामद कुनिंदगान ने 1500 अरब रुपया मुनाफा कमाया। ये जानबूझ के जो रुपए की कदर गिराई गई है, जिसकी वजह से मैं साबित कर सकता हूँ, आपको रिकॉर्ड पर है, स्टेट बैंक ने एडमिट कर लिया है, हुकूमत ने एडमिट कर लिया है। जब आप रुपए की कदर गिराएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो बैंक्स भी इससे फायदा उठाएंगे, हुंडी हवाले का कर लेंगे। तो ये स्टेट बैंक ने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाया बगैर इस्लाहत किए, उनसे कोई पूछने वाला है कि जी 12.5 से 21 पे क्यों ले गए? और डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो IMF का मुतालबा भी था, क्योंकि महंगाई पहले बढ़ी, उन्होंने कहा जी वो तो 25% कह रहे थे, ये 21 तक अभी तक पहुँचे, 2% और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसके बाद अगर वो रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, मैंने आपसे अभी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपका, कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान भिजवा दूंगा जो 1 महीना पहले आया है, कि इस दौरान में हमने रुपए की इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1, अच्छा, रिकॉर्ड पर है, मतलब ये कोई आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। मगर दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये एक दिन में नहीं बढ़ाया, ये 4-5 मरतबा में बढ़ा है। तो जब आपको पता था कि डिस्काउंट रेट बढ़ाने, देखिए आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं अफरात-ए-ज़र को कम करने के लिए, उधर से आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, उसके बाद पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, फिर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, फिर GST को 17 से 18 ले जाते हैं,
देखिए IMF की MD ने क्या कहा था, रिकॉर्ड पर है, सारी दुनिया में आया था। हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को हम ज़र आनत दें। ये रिकॉर्ड पर है मैनेजिंग डायरेक्टर का। हमने क्या किया कि GST को 17 से 18 कर दिया, यानी जो आदमी बेचारा फुटपाथ पर है, जो खैरात पर गुजारा कर रहा है, वो भी जब कोई चीज खरीदेगा तो 18% GST देगा। मालदार लोग टैक्स नहीं देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर जब MD ने कहा था कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, इनकम टैक्स लें, अभी आपको तो वो लेने के बजाय GST बढ़ा दिया। अब आप बजट में चले जाइए, पिछले साल जो बजट मिफ्ता ने पेश किया था आप निकाल लीजिए, उसमें लिखा है कि 3000 अरब रुपए की चोरी हो रही है, हम इस चोरी को रोकेंगे। अब पता ही चला कि वो चोरी बढ़ गई। आप फिगर देख लीजिए, टैक्स GDP गिर गया। तो ये कहानियां तो बहुत होती हैं, ये कहानियों को छोड़ दें। मईशत एक बहुत संजीदा मसला है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं कि हमने बिजली पेट्रोल के नर्ख जो बढ़ाए हैं, ये हमारे वजीर खजाना के मुंह से भी एक दफा निकल गया कि ये IMF की शर्त नहीं थी। मैं तो एक दर्जन दफा मैंने कहा है कि हम IMF के पास जाते इसीलिए हैं कि IMF की शराइत की आड़ में आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डालेंगे और ताकतवर तबकों को मराद देंगे। ये IMF किया है। ये रिकॉर्ड पर है वजीर खजाना का बयान कि बिजली के जो नर्ख बढ़ाए गए हैं उसका IMF से ताल्लुक नहीं है। वो तो आपने जो है वो लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो फलाना बढ़ रहा है, रुपए की कदर बढ़ने से हमारा पेट्रोल एनर्जी बढ़ गई तो हमने वहां कर दिया। तो रुपए की कदर तो आपने खुद गिराई है, दानिस्ता गिराई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, इस वक्त जो सूरत हाल है IMF से अभी तक तो इनको कोई खैर की उम्मीद नहीं है। IMF का पैकेज लिए बग़ैर क्या ये बजट एक फलाही बजट पेश कर सकते हैं? आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है मौजूदा हुकूमत? मुख्तसर देखिए, IMF का प्रोग्राम तो लाजमन 100% हम अगले साल उनसे लेंगे, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूं कि इस माली साल में जो कुछ आवाम को मराद दी जाएंगी यकीनन दी जाएंगी, लेकिन उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा उसकी जेब से दूसरे हाथ से निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल अंधे को भी नजर उसकी जेब से निकाल लिया जाएगा। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको हकीकत बता दूं। अगर आप 2022 का बजट देखें तो उसमें ये कहा गया था कि हमारा बजट खसारा 4.9 होगा। शायद सिर्फ टाइम खत्म हो गया है, क़ता कलामी की माफ़ी, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए।